चलो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो चीजें आप एग्जाम के टाइम जोश लाते हो वही जोश आप तैयारी के समय से ला कर रखे रहें और उसी जोश को आगे बढ़ाते चले। बहुत देखिए फिर कितना इंप्रूवमेंट होगा। अब लास्ट टाइम इतना ज्यादा जोश, ओ वाह, देख के मजे आ जाते हैं, क्या जोश है। ठीक है, वही जोश आप शुरू से स्टार्टिंग से बरकरार रखें, देखिए ना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, कितनी सारी चीजें होंगी। समझ पा रहे हो? अपनी कमियों को दूर करिए, जो जो चीजें नहीं बन रही है वो करिए, मॉक टेस्ट एनालाइज करवाइए, कहाँ क्या गलती हो रही है उस पर सुधार करिए, सारी चीजें हैं। मतलब सुबह से शाम तो आप केवल आपके लिए ही रहते हैं ना, कि भाई ये समय वो समय, इस समय मॉक टेस्ट, इस समय ये सारी चीजें, आपकी कमियों को दूर करना, वो सारी चीजें करना। कट ऑफ देख के आपको भी लगता होगा कि नहीं सर, तैयारी बहुत जरूरी है और अच्छी तैयारी। हाँ सुप्रिया बोलो। सर सुबह का एक क्वेश्चन करवा दीजिए। ये सही है, ये सही है भाई, एक नंबर। कौन बोल रहा है? मेरा जोश कभी कम नहीं होता सर, एक नंबर जबरदस्त है। क्या बोल रही हो सुप्रिया, कुछ बोल रही हो? सर सुबह जो आपने कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, आज सॉल्व करना, सर वो वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। कौन सा सुप्रिया, सुबह मॉर्निंग वाला सर यस सर। जिसका आंसर 2 आता सर है? एक में आप, यस सर, आपने सॉल्व करना सिखाया था, एक अप्रोच बताया था, अप्रोच से तो बन जा रहा है, वो सॉल्व करते नहीं बन रहा है। सॉल्व में पूरा वो बेसिक से सिखाना है कि नहीं, वो बेसिक नहीं बताना सर? सर वो डिविडेंडो वाला। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल समझाना है कि क्या होता है? नहीं सर, वो जो उससे सॉल्व किए थे ना पूरा क्वेश्चन, वो करके दिखा दीजिए। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है? सर एक ही क्वेश्चन है, 5 6 नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दीजिए। चलो ठीक है, लो करा देते हैं। ठीक, तो ठीक है चलो। नहीं समझ पाई थी सुप्रिया? नहीं समझी होगी तभी तो पूछ रही हो। तो देखो यहाँ पर जैसे कि कोई भी फॉर्मेट रहेगा ना, एक तो हमने फॉर्मेट को पकड़ना सिखाए थे कि आप कैसे कैच करोगे कि उस क्वेश्चन का आंसर 2 है। 2 3 तरीके से सिखाए थे, मॉर्निंग वाला जो मैं इस वाले में करवाए थे उसमें 2 3 तरीके सिखाए थे। और अभी अपन साइंस भी चालू करेंगे, एक क्वेश्चन अब सिखा देंगे, ठीक है? कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। रुकिए, कोई आया लगता है, गेट खोलने जाना पड़ेगा हमें को। हम चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन हम सिखा देते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया था कि x इज इक्वल टू 4ab अपॉन में a प्लस बी। सर टू ये ए बी चीज वाला समझा दीजिए, 2ab। 2ab वाला यहाँ पर दिया गया था कितना, 2ab। x इज इक्वल टू 2ab दिया था और बराबर अपॉन में a प्लस बी दिया था। आपसे पूछा था कि x प्लस a अपॉन में x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन में x माइनस b कितना होगा, ये बात पूछी गई थी, ठीक है? ये बात आपसे पूछी गई थी कि x प्लस ए अपॉन में x माइनस बी और प्लस x प्लस बी अपॉन में x माइनस बी। हमने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ पर पूजा जी आ गई कि नहीं आई? आ गई, चलो बढ़िया। ठीक, तो अभी हमने क्या क्या चीजें सिखाई थी वो चीजें हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। आप हमेशा देखिएगा कि यहाँ पर 2 ही बचेगा, है ना? ये जो फॉर्मेट पूछा इस पर बनाइएगा, यहाँ पर 2 ही बचेगा। पहले हम इस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम इस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस पूरे में, आप बताइए तो सर, ये वाला फॉर्मेट बनाना चाहते हो आप? इस पूरे में करो, x को x ही रहने दो, यहां से क्या a लेकर जाना है, a को नीचे ले आओ और बराबर में बचेगा क्या, 2b अपॉन में a प्लस बी बचेगा। सुप्रिया, मेन सुप्रिया को ही समझाना है क्योंकि बाकी लोग तो पहले देख चुके हैं। यस सर। वीर जी की वीडियो रुकने लगी, बाहर एक क्लास था। ठीक है चलो, कोशिश करो, देखो ना रुके। ठीक है, x अपॉन में a इज इक्वल टू 2b अपॉन में a प्लस बी। सर मुझे a वाला फॉर्मेट चाहिए था इसीलिए। चलो अब इस पे अपन लगाएंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात, योग फिर अंतर फिर अनुपात। पहले सम करिएगा, फिर डिफरेंस करिएगा, फिर रेशियो बना दीजिएगा। फिर से बोल दें, पहले सम फिर डिफरेंस फिर रेशियो। उससे पहले इसका सम करते हैं। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस a, ये सम हो गया। इसी का डिफरेंस करिए, x माइनस a, ये डिफरेंस हो गया। मिल गई वही चीज जो चीज चाहिए थी। पहले आपने इनका सम किया, इन दोनों का सम, तो पहले वाले में ये जुड़ जाएगा तो x प्लस ए, पहले वाले में से ये घट जाएगा x माइनस ए, इन दोनों का सम किया। बराबर में ये दोनों जुड़ जाएगा, 2b में एक भी जुड़ जाएगा, 3b प्लस ए अपॉन में इसमें से ये घट जाएगा b प्लस ए। क्लियर है सुप्रिया? देखो कहां तक कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो? इस पूरे में ये जुड़ जाएगा
तो 2b तो है ही, एक भी और जुड़ जाएगा 3b, और a भी जुड़ेगा तो a। अच्छा माइनस ओ, हमने तो माइनस में गलती कर दी है। जब माइनस होगा तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, हर बार माइनस में न जाने, क्यों गलती कर देते हैं। यहाँ जब माइनस होगा सर, 2b में से माइनस होगा a माइनस a प्लस b, तो जब माइनस होगा तो ऊपर बचेगा 3b प्लस a, और नीचे क्या बचेगा, b में से b चला जाएगा, b माइनस a, ये बचेगा। सुप्रिया हाँ या ना, नीचे का नहीं दिख रहा है, इसको नीचे कर देते हैं। यस देखो अभी सर। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर सर x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए की वैल्यू जो आ गई 3b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए आ गई। इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, पूरे की वैल्यू आ गई 3b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए, इस पूरे की वैल्यू आ गई। आई ना बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी, क्या आएगी। इसमें भी आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगाइए, इसमें तो आपने लगा दिया, इसमें भी सेम इसी तरह से लगाइए। इसमें कैसे लगाएंगे सर, इसका कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर b चाहिए तो केवल b लेकर आइए, x अपॉन में b इज इक्वल टू 2a अपॉन में a प्लस b, b को ले आइए। b को लाने के बाद इसमें भी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगाइए, योगांतरानुपात लगाइए। कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर सर लगाएंगे तो इसको एक बार जोड़ना है तो यही वैल्यू आएगी, इसको एक बार घटाना है ये वाली वैल्यू जाएगी, और बट्टे लगाना, लगा दीजिए। यहाँ पर जोड़िए ना, 2b में एक भी जुड़ जाएगा, कितना होगा 3a प्लस b, और एक बार घटाइए, दिमाग लगा कर, है ना, जल्दीबाजी में नहीं। इसमें से जब ये चीज घटेगी तो a माइनस बी। बोलो सुप्रिया, क्लियर है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। यस सर। एक बार इन दोनों को जोड़ा, जोड़े तो 2b a तो है, एक और a जुड़ जाएगा, 3a b जुड़ गया, घटाएंगे तो 2a में से एक घट जाएगा, a बचेगा, और फिर ये माइनस का सिंबल हो जाएगा तो माइनस का सिंबल भी हो गया। इस पूरे का मान ये, इस पूरे का मान ये, मतलब यहाँ पर आप जोड़ोगे तो x प्लस बी, एक बार घटाओगे x माइनस बी, और रेशियो बनाना है, बना दी, उसकी वैल्यू आ गई। इस पूरे का मान ये रख दोगे 3a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ये पूरी मान आपने रख दिया। अब रखने के बाद सॉल्व करने का तरीका देखिए, बेस दोनों के सेम होने चाहिए, सेम नहीं है, बेस दोनों के सेम होने चाहिए, नहीं है बेस सेम, तो करिए, इसको 3b लिखे रहने दीजिए प्लस a अपॉन में b माइनस a। इसको सेम करने के लिए आप चेंज कर दोगे, चेंज कर दोगे तो b सामने आ जाएगा, माइनस हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गया, और क्या बचा 3a प्लस b अपॉन में b माइनस a बच गया, ये बच गया भाई। आई बात समझ में, 3b प्लस a फिर b माइनस a बच गया, माइनस में 3a प्लस b अपॉन में b माइनस a बच गया, ये चीज हो गई। क्योंकि ये माइनस का सिंबल सामने आ गया ना, तो ये चीजें चेंज हो गई, जो नेगेटिव था, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, क्यों, क्योंकि माइनस का सिंबल सामने लिया है। अब देखिए दोनों के बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गया, सॉल्व करो ना, बेस सेम हो गया, सॉल्व करो, b माइनस a, इसको जब सॉल्व करेंगे 3b में से एक भी घट जाएगा, देखिए माइनस सिंबल घट जाएगा, 3b में से एक भी घट जाएगा, क्या बचेगा 2b, और a में से 3a माइनस करोगे, a में से 3a माइनस करोगे 2a बचेगा, ये लो बचा दिए। अब इसके बाद 2 को कॉमन निकालोगे, b माइनस a, नीचे भी b माइनस a, कट गया, आ गया 2। बोलो सुप्रिया, क्लियर है कि नहीं, थोड़ा बहुत डाउट है पूछो, जो भी डाउट। क्लियर है पक्का। यस सर, बस वो कंफ्यूजन था कि वो 2ab को कैसे तोड़ूं। सर आपने 4 वाला ये समझाया था। नो सर, स्टार्टिंग में सर आपने समझ 4 वाला गया ये। समझाया था, तो 2a लेके गए थे, 2 भी बचाए थे, तो मुझे लगा इक्वल इक्वल डिवाइड करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्वल इक्वल कर रहे हैं आप। कोशिश ये करिए कि जो क्वेश्चन पूछा उस फॉर्मेट पे चले जाए, केवल ए पूछा मतलब यहाँ से केवल एक लेकर आना है, यहाँ 2b पूछता तो 2b लेकर नीचे आना है, ठीक है। और याद कैसे रखना कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। हमने बोले यहाँ पर हमेशा आप देखिएगा कि 2b छूटा रहेगा, 2a 2b 2a 2ab, इस तरह से फॉर्मेट छूटा रहेगा, समझ जाना, 2 ही आंसर इसका आने वाला है, सॉल्व करेंगे तो। ये तो खैर मॉर्निंग में हो गया था, फिर भी अगर डाउट में था तो हमने बता दिया। अब आते हैं किस कहानी पर कौन सी बात बतानी है हमको, वो देखते हैं, ठीक, इसको मिटा दें। चलो आगे सभी कोई मदन तानिया, ये लोग तो पेपर की तैयारी करोगे, बढ़िया से तैयारी करो भाई, नई नई चीजें देखो, जो पुरानी चीजें वो तो आपसे आ रही है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, देखना है पेपर में क्या नया आ रहा है, वो चीजों को भी आपको कैप्चर करना है, समझ पा रहे हो, ठीक ऐसा। और कई तो शादी में लगे हैं, कोई अपनी शादी में, कोई भैया बहन की शादी में, ठीक है कोई बात नहीं।
करिए, बढ़िया से तैयारी करिए सारी चीजें। लेकिन हमारा कहना होता है कि एक आध घंटे जरूर निकाल दीजिए पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ाई को टच भी नहीं करते, बिल्कुल भी ऐसे काम में व्यस्त ना रहें जिसमें 24 घंटे आप एंगेज रहो। 24 घंटे अगर आप एंगेज रह रहे हो तो कम से कम कुछ भी करके माइंड में 1 घंटे पढ़ाई ले ही आइए। जब पढ़ाई से जुड़े रहेंगे ना तो फिर ज्यादा ओवरलोडेड जैसी चीज नहीं लगेगी। वरना एकदम से पढ़ाई छोड़ करके 2 हफ्ते की पढ़ाई छोड़ दिए फिर जोड़ोगे तो एकदम से रिदम बिगड़ जाता है। खुद सोचिए, जो बंदे मतलब रात दिन सुबह शाम पढ़ रहे हैं, वो आपके 1 घंटे पढ़ाई ना करने के कारण ना 1 नंबर उनके काम हो जाते हैं। समझ। तो बिल्कुल कंटिन्यू जितना भी आपको समय मिलता है पढ़ाई करिए। अगर आप समय व्यस्त रहते हैं डेली रूटीन में तो भी कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे कहाँ से भी निकाल करके पढ़ाई को जरूर दीजिए। मतलब माइंड में ऐसे जाना चाहिए, पढ़ाई से एकदम टच रहना चाहिए, सभी चीजें कुछ ना कुछ नॉलेज जाना चाहिए। भाई मतलब हम क्या बोले, मतलब ऐसा लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों में ऐसा होना चाहिए, वो ना पढ़े तो उनको बेचैनी हो जाए, अरे यार आज कुछ छूट रहा है। समझ रहे हो, ऐसे पढ़ाई हो जानी चाहिए, ऐसा लगे अंदर से कि नहीं यार आज तो कुछ छूट रहा है। ठीक है, क्या लिखिए इसमें, कहाँ स्टडी कर पा रहे हैं सर, कहाँ स्टडी कर रहे हैं सर। ठीक है, तो इस तरह से स्टडी करिए, ये बोल रहे हैं। चलो अब आते हैं किसमें, यूनिट्स तो मैक्सिमम करा ही दिए थे, आज करवा ही देते, 4-5 क्वेश्चन छूटे थे तो करवा देते हैं पूरे। ठीक है, 1 बाय 1 करवा ही रहे थे सारी चीजें, कुछ घुमा फिरा करके चीजें आएंगी तो वो हो जाएगा, बीच बीच में कुछ और बताने लगते थे ना इसीलिए। अब बताओ जो मोल का है ना, मोल का पदार्थ की मात्रा को किसमें मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को इधर वीर जी क्या बता रहे हैं आप, एक तो इनका सर्टिफिकेट मांग लेंगे तो वीर जी की जगह विकास लिखा होगा। ठीक है, अब एक बात हुई थी, जिन्होंने कहा तो सर्टिफिकेट दिलाओ, तो बोलते हैं बाकी सबका सर्टिफिकेट तो ठीक है, वीर जी का सर्टिफिकेट दिलवाएंगे तो उसमें विकास लिखा मिलेगा। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, बोलो सर कल पदार्थ का की मात्रा। क्वेश्चन बताइए ना, आपने फोर्स और वेट का बताया नहीं। सेम सेम ऐसा यूनिट होता है या अलग? अच्छा, भगत सिंह की रानी बोल रही हैं कि सॉरी, हम ये पूछ रहे थे कि क्या स्टडी करा रहे हो, तो साइंस पढ़ा रहे हैं, पहले तो मैथ्स पढ़ा रहे थे भगत सिंह, इसका नाम आरती। ठीक है, आरती। ओके, क्या बोल रहे हैं, मोल, मोनू बोल रही है मोल, 1 नंबर। हाँ सुप्रिया तुम कुछ बोल रही थी, वो बोलो पहले। सर आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना, फोर्स और वेट का ऐसा यूनिट सेम होता है कि नहीं, तो आपने बताया ही नहीं था सेम होता है कि नहीं। अभी भी हमको बताना पड़ेगा क्या, उतनी सब चीज बताने के बाद भी? मतलब हमने आपको पूरी रामायण सुना दी और फिर ये बोल दें कि सीता को लेकर कौन गया था, तो तुम ये पूछोगी नेक्स्ट डे आपने तो आखिर बताया नहीं था। सब तो सुना दिए, सही बात है, लेकिन सीता को कौन लेके गए थे तो बताया नहीं, ऐसा कुछ होगा क्या? हमने नहीं बताया आपको, बताओ बल का सही मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और फिर भार का? न्यूटन। न्यूटन, दोनों का ही तो न्यूटन है ना, तो कहां से आप वो है, दोनों की यूनिट सेम है। ठीक है, दोनों की ही यूनिट सेम है, बल का भी न्यूटन होता है, भार का भी न्यूटन होता है। तो याद रखिएगा, भार में बच्चा कंफ्यूज रहता है, किलोग्राम, समझ रहे हो, भार में बच्चे को लगता है किलोग्राम, न्यूटन है, अच्छी तरह से समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो, बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। सर वजन आ जाए तो, क्या बोल रहे हो, वजन आ जाए तो भार की जगह। वजन आ जाए, इंग्लिश देख लेना, समझ रहे हो, हमने बोले ना, हमने बताया शब्दों के खेल होता है, कई बार तो साफ साफ लिख देगा भार और देगा किलोग्राम में, तो या तो आपको इंग्लिश वोकैब पर जाना है या तो आपको यूनिट पर ध्यान देना है। ठीक है, वजन बोल दे, भार बोल दे, तो आपको इंग्लिश पर जाना है, वेट बोला होना चाहिए वहां पर, वेट ना कि मास। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, कभी कंफ्यूजन पैदा होगी तब। और अगर बोलता है VEIGHT वेट, मतलब कि भार। अब एक का कहना है सर वजन आ गया, तो अगर वेट लिखा हुआ है इट मींस कि उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और द्रव्यमान लिखा है, मास लिखा है, तो उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। अच्छी तरह से याद रखिए, कई बार अपन छोटी मोटी गलती कराते हैं वहां पर, ठीक ना, तो ये छोटी मोटी बातें तो आपको पता होना चाहिए। सेहल और कौन कौन है, ज्योति, दूसरी ज्योति, उषा, ये सब ना जाने क्या करते हैं इस टाइम। अभी तो कईयों को बीमार रहते हैं, कई लोग को बहुत सारे अलग अलग कारण भी हैं ना आ पाने के, लेकिन हमारा कोशिश यही रहती है कि जब हम आए हैं आपके लिए तो आपको भी एकदम डेडिकेशन दिखाना चाहिए। ठीक है, मिटा दें बातों को, चलो बढ़िया। बीमार रहे उनको टेस्ट करवा दिया करो हमसे। जो जो बीमार रहे हमसे टेस्ट करा रहे करो सर, विद हाँ डिस्काउंट। सर, ठीक है, चलो कोविड पदार्थ की टेस्ट भी मात्रा, कोविड टेस्ट सारे भी पंद्रह करते हैं, मिनट RT-PCR करवाना, सब हो जाएगा।
सही है भाई, देख रहे ये होता प्रचार प्रसार, ये बिजनेसमैन बनेगा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल में होती है। बढ़िया से पढ़ाई करो, अभी बिल्कुल वो नहीं, आप अच्छी तरह से मॉक टेस्ट लगाइए, इंप्रूवमेंट करिए, हमसे पूछिए कहाँ पर क्या कमी हो रही है। वो कईयों में ऐसा होता है, समझ रहे हो, कि जो टाइम मैनेजमेंट जिनकी कमियां है वो इससे दूर हो जाएगी, गलतियां अपनी जीरो करने की कोशिश करो, ये सब फायदे मिलने वाले हैं। ऐसा थोड़ा ना कि डिक्टो आपको पेपर में वही चीजें मिल जाएगी, कई पेपरों में पैटर्न भी वही फॉलो हो जाता है। जैसे कि हमारा अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि एमपी पुलिस कभी भी टेस्ट के पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। ऐसा कोई टेस्ट का पैटर्न बना रहा हो कि उसके टेस्ट का पूरा पैटर्न फॉलो हो जाए, मुश्किल है। ठीक है, फिर भी ये मानकर चलिए आप मॉक टेस्ट से आप अपनी गलतियों को दूर करते हो। रेलवे पैटर्न को फॉलो कर लेती है, रेलवे के जो अक्सर पैटर्न होते हैं वो तो लास्ट ईयर ही चेंज हुए थे, तो अब क्या दो ही पैटर्न बचते, इजी और कॉम्प्लिकेटेड। तो वो तो पिछली बार ही दे दिया था ना कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी दे देंगे, बस पैटर्न चेंज हो गए। तो अब दोनों ही चीजों को आप कवर कर पाओगे। रीजनिंग में कुछ अलग सी चीजें हैं, ये सब 2-4 क्वेश्चन देता है, बाकी सब तो आपके काम की चीज देता है, वो भी नहीं आते तो क्या याद है। चलो ठीक, अभी आते हैं काम सर के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, इसमें कितनी, ये बात है कि फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या बोलना चाहिए इसमें, इसमें उतनी ही सच्चाई है जितना कि हाँ, दूध में पानी मिला होता है, ये वाली सच्चाई समझ रही हो। बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। 100%, ये मोनू का आंसर सही है, 100%। ठीक है, तो सच्चाई बिल्कुल है, लेकिन अब कब आने वाली ये बात है। उसमें इंस्ट्रक्शन भी हमने नहीं पढ़े थे, बस इतना पता चला विभागीय नोटिस है, इंस्ट्रक्शन भेज दिया। कोई ने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन जो हमने भेजे थे ग्रुप में कि नहीं? ग्रुप में किसी ने लिखा 1-2 दिन में आने वाली है। 1-2 दिन लिख दिए थे हमने, जल्द लिखे हाँ, होंगे, किसी 1-2 ने दिन में लिखा नहीं है, लिखे होंगे। अरे किसी वो और ने लिखा है और नीचे कि 1-2 दिन में आने वाला है नोटिफिकेशन। और किसी के ध्यान से नहीं रखना, आ जाए तो आ जाए, बाकी और कुछ हम कोशिश करते हैं कि ऑफिशियली डाटा भेजे, जेन्युइन चीजें भेजे। ऐसा कई बार मिस्टेक हो जाती है तो फिर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बट ना विभाग से आने वाली है, बट कब आने वाली है वो नहीं, लेकिन हाँ जल्दी आ जाएगी। जब अभी से वो होने लगा तो इट मींस जल्दी आने वाली है। ठीक है, अब कब आने वाली ये तो बात है। लेकिन अपने टाइम जब हुआ था, कब तो हुआ था 2014-15 कब हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, तब इंग्लिश नहीं आई थी। लेकिन अभी तो वो बच्चे इंग्लिश ना जाने कौन से फॉरेस्ट की इंग्लिश बता रहे हैं। इंग्लिश आती है फॉरेस्ट में कि नहीं, फॉरेस्ट गार्ड में देखियो किसी ने पेपर की नहीं देखा है, किसी को आइडिया है? अरे इसमें तो कोई भी नया, मतलब सबके सब तो नए हैं, कोई पुराना रहता तुम। तो जब हमारे टाइम हुआ था 2015, 16, 17, 18 कब हुई थी, 17, 18 के आसपास हुई थी, याद ही नहीं आ पा रहा। इतने सारे एग्जाम, इतनी सारी चीजें कहाँ याद रखते हैं, हम याद ही नहीं रखते हैं, समझ रहे हो। ये सब याद ही नहीं रखते, कौन सा पेपर, कौन सा रोल नंबर, कितने मार्क्स, सब कुछ दिमाग में। बस पेपर आया, भर दो, निकालो, फिर ये करो, फिर वो करो, बस इंतजार करो कब क्या है। ठीक है, पदार्थ की मोल की बात करते हैं, तो पदार्थ की मोल की मात्रा क्या होती है, मोल में। ठीक है, उसके बाद आते हैं किस चीज में, जो नई चीज बताना था वो, बाकी सब चीजें तो करवा ही दिए थे। प्रतिरोधकता बताओ मोनू, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या थी, लास्ट क्लास में करवाए थे प्रतिरोधकता। हाँ, रोहे। इधर आना रोहे, इधर आना। मैं नहीं थी लास्ट क्लास में। अच्छा, ये फिर सही है, पहले रोहे फिर बोलना मैं नहीं थे भाई। ठीक है, लेकिन रोहे भी किसी की है, बताओ ये रोहे किसकी होगी, रोहे भी है सर किसी की? प्रतिरोध की ऐसे ही कुछ की थी वो भी, किसकी? ऐसे ही था सर, सेम सेम सा था। सेम सेम, हाँ रोहे भी ना, प्रतिरोधकता की यूनिट देख लीजिएगा, रोहे भी है, जहां तक हमें याद आ रहा है, हमने ही पढ़ाए थे रोहे। रोहे भी यूनिट देखना, ठीक है, रोहे के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, रोहे का भी देखना कि रोहे किसकी यूनिट है, जहां तक हमको भी याद आ रहा है प्रतिरोधकता की है। सर आप जो हम प्रतिरोध की पूछ रहे होगे, वो प्रतिरोधकता की होगी रोहे। तो वही तो बोले प्रतिरोधकता, लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में सिखाए थे, जो आपके पेपर में आया था वो ओम मीटर था। जो हमने लास्ट क्लास में सिखाए थे प्रतिरोधकता की, उसमें ओम मीटर था। जनरली उसी को रोहे भी कहा जाएगा, बट देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, रोहे हमने कई बार पढ़ाया है आपको। उसके बाद आते हैं किसमें, उसका सिंबल उस तरह से बना होता है। वही क्वेश्चन अब घुमा के पूछ लिया, ये जो क्वेश्चन है इसी को घुमा के पूछ लिया भाई, जो अभी हमने ऐसे पूछे थे आपसे, उसी क्वेश्चन को उसने घुमा के पूछ लिया कि ओम मीटर किसकी यूनिट है। तो ओम मीटर किसकी यूनिट है, बता दो जल्दी से, किसकी यूनिट होगी? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, मंदता, ये मंदता क्या है भाई, मंदता त्वरण इंग्लिश वाला में मंदन बोलेंगे, तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही याद आ रहा है, रिट्रेडिशन, 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 रिटार्डेशन। अच्छा क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक रिटार्डेशन। है,
हाँ तो करो ना, यूनिट बताओ। रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन मंदता, ठीक है, मींस मंदन, ये किसकी यूनिट है भाई? इसकी यूनिट किससे सिमिलरिटी रखती है? सब पेपर में आया है, तो आपसे तो बनी जाता है। सेकंड। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लाएंगे, डोंट वरी, केमिस्ट्री मतलब ऐसी चीजें लाएंगे जैसे यूनिट्स तो आपसे बनी जाएगी, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बायो के क्वेश्चन इसमें कुछ ज्यादा फंसते हो। तो पहले हम ये करवा देंगे कि जो जो क्वेश्चंस आए हैं, मान लीजिए दो दिन में ना सारी क्लासेस हो जाएंगी। मतलब जो जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में, 2 से 2.5 दिन में क्लासेस हो जानी चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम मान लीजिए 3 दिन में एक टॉपिक हो ही जाना चाहिए, सारा टॉपिक वाइज की बात करते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो, जब क्वेश्चन आएंगे उसके पैटर्न के बारे में जान लोगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लोगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 नंबर सही बात है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होती है किसकी? तो मंदता की, रिट्रेडेशन की, या फिर त्वरण, इसी को बोल सकते हैं त्वरण। और फिर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मजा आएगा, लेकिन पहले जितने एमसीक्यूज आए हैं वो सब कर लीजिए, ठीक है। हालांकि पहले टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, फिर वो उसका करना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले जो पेपर में आया वो पैटर्न को समझ लो, फिर उसके बेस पे आपको याद रहेगा, हाँ हाँ ये पढ़े थे, यही चीज आ गया, वही चीज आ गई, तब ज्यादा और मजा आएगा, ठीक है। और मान लीजिए समय रहा नहीं रहा, इससे अच्छा तो ये हुआ कि हमने क्वेश्चंस को भी कर लिया, उसके टॉपिक को भी समझ लिया, काफी नॉलेज भी कर लिया, ये ज्यादा बेस्ट पड़ेगा बजाय उसके अभी टॉपिक वाइज पढ़ने के, ठीक है। जिनके पास समय रहता है वो पढ़ते हैं तो चलता है। अभी पेपर अभी रिसेंटली अपने पास है, तो इस प्रोसेस पर ज्यादा फायदा रहता है, ठीक है। ये तो हो गया। 1 पास्कल में क्या होता है भाई? यूनिट बता दो, 1 पास्कल की यूनिट, पास्कल की यूनिट बोलो जल्दी से, पास्कल। 10⁻⁵ क्या? जल्दी, और कोई बोलते पास्कल की यूनिट पूछ रहे हैं? मतलब 1 पास्कल बराबर में क्या? बोले ये क्या हो गया 1 पास्कल? गजब 10 to the पूछ power लिया। 5 dyne, 10 और to the कोई? power 7 dyne कि 5 सर dyne? वो होशियारी दिखा रहा है, सर वो हमसे होशियारी दिखा रहा है। पास्कल का मतलब, पास्कल किसकी यूनिट है? पास्कल यूनिट है दाब की। पास्कल जो यूनिट है वो दाब की यूनिट है। पास्कल बराबर में बल बटे क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर देख रहे हो, ऐसी भी हो सकती है, हमने कहा था ना 7-8 क्वेश्चन में फंसोगे, वो उन्हीं 7-8 में से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 1 पास्कल मतलब सही बोल रहे हो भाई, 10 to the power, बार बता रहा, सही है भाई, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं? दाब बराबर में क्या? बल बटे क्षेत्रफल। वहां पर ऑप्शन से काम करना पड़ेगा, हम यूनिट पूछ रहे हैं, वैल्यू नहीं पूछ रहे, यूनिट, ओके। तो सर दाब का मतलब होता है पास्कल, आप पूछ रहे हो पास्कल, दाब का मतलब होता है पास्कल। पास्कल बराबर में क्या? बल, बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, इसका होगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर लिख रहे हो तो इनवर्स में लिख रहे हो तो 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2, और ऐसे लिख रहे हो तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। दाब की ऐसा यूनिट पास्कल, बल की ऐसा यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो कल को घुमा कर दे देगा तो वो बोलना फिर ऑप्शन रहता तो बन जाता सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आपके सामने ऑप्शन रहता तो बन जाता, ठीक, ओके। अब बताइए प्रकाश का वेग बोल दो जल्दी से, कल को आ सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के। प्रकाश का वेग, हालांकि वो अभी नहीं, एकदम से हमको याद आ गया इसीलिए हमने पूछ लिया। प्रकाश का वेग कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये यूनिट में पूछा नहीं, हमको याद आ गया, हमने पूछ लिए। जल्दी से बोलो, मोनू तुमको तो याद था, पूजा। सर वो 3 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8, बिल्कुल सही है। जो प्रकाश का वेग है वो 3 इंटू 10 की पावर 8, वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड ही स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड ही होगा, ठीक है। तो प्रकाश का वेग याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। चलो प्रकाश का वेग तो हो गया, वो तो हो गया। अच्छा 1 किलोवाट घंटा और हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर तो बताने की कोई बात नहीं है भाई, हॉर्स पावर तो बच्चा बच्चा जानता है, जो भी बच्चा जानता होगा। हॉर्स पावर क्या होता है बताइए? एक अश्व शक्ति बराबर में कितना, बोलिए जल्दी से। 746 वॉट। बिल्कुल, ये सब रटा होना चाहिए, बच्चों वाली बात है आपके लिए, समझ रहे हो, बोलना कि ये सब मेरे लिए बच्चों वाली बात है। 1 हॉर्स पावर बराबर में 746 वॉट होता है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। हम पूछ रहे हैं 1 किलोवाट का, बताइए कितना होगा? 1 किलोवाट, 1 वाट मतलब 1 वाट, किलो मतलब कितना होता है? 1000, तो 1 किलोवाट में 1000। 746। हाँ नीचे वाले में करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन किलोवाट प्रति घंटा नहीं, किलोवाट घंटा है, प्रति घंटा नहीं है भाई, याद रखिएगा, किलोवाट घंटे हैं, ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा नहीं है।
तो किलोवाट घंटा ये किसके लिए होगा? किलोवाट घंटा मतलब एक घंटे में अगर आपने 1 किलोवाट यूज कर लिया मतलब किलोवाट घंटा, एक घंटे में इतनी एनर्जी यूज होती है। तो अगर आपने 1 किलोवाट घंटा एनर्जी यूज किए हो, इट मींस आपने कितनी घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली हो, कितने यूनिट यूज कर ली हो। तो बोलो जल्दी से। सर बटे में 1000 कर देते हैं ना सबके। वो तो यूनिट निकालने के लिए, वो तो बिल निकालने का 1000 बटे में फॉर्मूला 746 कर देंगे। इतने यूनिट इतने बिजली इतने घंटे तक चलती है, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इसमें क्या करोगी? 1 किलोवाट घंटे में कितने वो होते हैं? जूल। सर 1000 बटे 746 कर देंगे तो निकल आएगा ना? नहीं तो इससे निकल आएगा ना HP। चलिए और कोई सा क्वेश्चन? हमने तो लास्ट क्लास में दिया भी था ऐसे सारे क्वेश्चन, हमको याद आ रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटे का लिखवा दिए थे और बहुत सारे बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछा था पेपर में। लास्ट क्लास में शायद आप भी थे या शायद ना थे। 3.6 into 10 to the power 6 जूल, 1 किलोवाट घंटे में इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती है। 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ठीक। 1 किलोवाट जो घंटा होता है 3.6 into 10 to the power 6 जूल यूनिट यूज हो जाता है, मतलब कितनी एनर्जी यूज हो जाती है, इतनी बिजली यूज हो जाती है, समझ लो, इतनी ऊष्मा यूज हो जाती है। तो आपसे कई बार पेपर में पूछा है 2 किलोवाट प्रति घंटे का, 5 का पूछा है, 5.5 का पूछा है। तो अगर आपको 1 किलोवाट घंटा पता होगा कि इतनी जूल बिजली इतनी जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी तो आप ये सारे क्वेश्चन करोगे। 5.6 का और फिर 4.6 का, 2 किलोवाट घंटे का, 4.2 किलोवाट प्रति घंटा घंटा, 5.5 किलोवाट घंटा, ये सब पूछा है पेपर में। जब 1 किलोवाट घंटे में बिजली याद रखोगे या ऊर्जा याद रखोगे कि इतनी प्रोड्यूस होती है, इतनी यूज होती है, तभी तो आपको पता चलेगा ना, बाकी का निकाल पाओगे मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, तो याद रखिए। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की तो बता ही दिए, एंगस्ट्रॉम, मतलब वेवलेंथ की जो यूनिट होगी, अगर आपसे बोला जाएगा वेवलेंथ को किसमें मेजर किया जाता है, तब तो एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्ध्य को किसमें मेजर किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में। अगर एंगस्ट्रॉम ऑप्शन में है तो टिक करिए, अन्यथा ये नहीं है तो टिक करिए मीटर में, क्योंकि मीटर लंबाई का कोई भी ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है ना, लंबाई को किसी भी फॉर्मेट में डालते हो तो मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम का जनरली तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का जो होता है जनरली एंगस्ट्रॉम होता है। अगर एंगस्ट्रॉम नहीं है तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्यों? क्योंकि लंबाई को हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। अच्छा सर कितने मीटर करना है वो बताइए जरा, कितने मीटर करना है वो बताइए। तो कितने मीटर करना नहीं मालूम है क्या? वो भी हम बताएं, कितने मीटर करना बताओ जरा। सर इतने मीटर करिए। एक एंगस्ट्रॉम में 10 कितने मीटर। मीटर? 10 to the power -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 to the power -10 मीटर होता है, अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। फिर मोल तो बता ही दिए। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक, मतलब व्यापारिक रूप से जो यूनिट होती है ना, ये किलोवाट घंटा, ये होती है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इसी से डिनोट करते हैं। अगर आपने 1 यूनिट खर्चा कर दिया मतलब इतनी बिजली जला दी है, इतनी ऊष्मा खर्चा कर दी है, इतने जूल खर्चा कर दिए हो। तो इसमें पूछा गया विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है, मतलब कमर्शियली यूनिट क्या है। तो कमर्शियली यूनिट किसमें यूनिट करते हैं? किलोवाट घंटा प्रति नहीं। अब आता है कूलाम प्रति सेकंड। ये बताओ जरा भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन हमने बोले थे ना 7-8 क्वेश्चन, वही 7-8 क्वेश्चनों में ये सब है। कूलाम प्रति सेकंड ये किसकी यूनिट है? बोलो जरा, तभी मजा आएगा। कूलाम प्रति सेकंड किसकी यूनिट है? ये प्रति सेकंड पता नहीं। कूलाम, देखो कूलाम को किस में नापते हैं? सेकंड का मतलब क्या होता है? तो कुछ याद आ जाए तो अच्छी बात है। सर आवेश। आवेश। सर आवेश। इलेक्ट्रिक करंट। कूलाम का तो आवेश होता है, कूलाम का मतलब तो आवेश होता है। जो कूलाम एसआई यूनिट है वो तो आवेश की होती है, जो सेकंड एसआई यूनिट है वो समय की होती है। अब ये आवेश बटे समय किसका फॉर्मूला है, किसका सूत्र है? यही वो 7-8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनता है, परेशान करता। बोलिए ना। कूलाम मतलब आवेश, समय सेकंड मतलब समय, ये किसकी यूनिट है? तो ये धारा की यूनिट है। यही धारा का फॉर्मूला है, धारा, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या है कि कितने आवेश
कितने समय अंतराल में फ्लो हो रहे हैं, वही तो धारा का सूत्र है। तो इट मींस आपके पेपर में ये दिया था, उसको समझाने के लिए हमने ऐसे समझा दिया कि कूलाम आवेश का होता है, सेकेंड समय का एसआई मात्रक है, और ये आवेश बटे जो समय है वो फॉर्मूला होता है धारा का। धारा को आई से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से और बटे टी से। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये यूज होता है। तो ये धारा, इट मींस कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था ये होना चाहिए एम्पियर। एम्पियर आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि सर ये जो है कूलाम बटे सेकेंड, ये एम्पियर होगा, धारा का फॉर्मूला है, धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए मोनू, सुप्रिया, पूजा, दीपक, वीर जी। जी सर। यस सर। तो ये है एम्पियर की यूनिट। तो यही सब थोड़ा बहुत फंसाता है, वहीं से बचा रहे हैं आपको। तरंग वेग, सर कोई भी वेग हो, मतलब तरंग वेग है ना, वेग बोल रहे हैं, तरंग वेग कोई भी वेग हो सर, वेग की तो यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है ना, कंफ्यूज ना हो जाना है। तरंग दैर्ध्य मींस वेव लेंथ, तरंग वेग वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेव कोई सी की भी वेलोसिटी हो मीटर पर सेकेंड होता है, किसी की भी वेलोसिटी हो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो तरंग वेग पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव्स पूछ रहा है तो मीटर पर सेकेंड, तो वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है एंगस्ट्रॉम या फिर मीटर। अच्छी तरह से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण बोल रहा है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कैसे नापते हैं? ध्वनि प्रदूषण कैसे नापते हैं भाई ध्वनि प्रदूषण को? ऑप्शन बताइए ना सर। मिटा दे इसको। ऑप्शन के बाद तो बता ही दोगे, अभी दिमाग में क्या क्या जुगाड़ आ रहा है, तर्क वितर्क आ रही बातें। डेसिबल, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण, सर ध्वनि को जिसमें नापते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी वही होता है। जब ध्वनि प्रदूषण 60 से 70 के ऊपर हो जाता है तो शोर बन जाता है, वो प्रदूषण बन जाता है, ठीक है। डेसिबल, जो ध्वनि प्रदूषण होगा वो सर डेसिबल में मेजर किया जाता है। 70, 60, 70 के ऊपर जो हो जाता है वो शोर लग जाता है, और शोर जो होता है प्रदूषण बनने लगता है, ठीक है। फिर उससे नॉइस पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मेजर किया जाता है, याद रखना। ध्वनि प्रदूषण से एक बात हमको याद आ गई, वायु प्रदूषण। पेपर में नहीं पूछा लेकिन हम पूछ रहे हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को किसमें मेजर किया जाता है? आपको मालूम होगा दिल्ली में बड़ा विवाद होता है, सबके सब करते हैं कि मतलब कंपनियां और इन सबसे तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन गैया के चारे से पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। वायु जो प्रदूषण होता है, इसके लिए किसी को याद है क्या? वायु प्रदूषण दिल्ली में जनरली इसका यूज किया जाता है। चलो ठीक, तो वायु प्रदूषण का देख लीजिएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को तो पता चल गया डेसिबल है। वायु प्रदूषण का देखना, दिल्ली में जब हुआ था, जब वायु प्रदूषण चल रहा था, बहुत फेमस हुआ था ये। मतलब यूनिट तो कई बार पूछा गया, वो कोई नई बात नहीं है। हर बार पॉल्यूशन की बात आती, हर बार ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है कि वायु प्रदूषण की यूनिट बताओ, किसके कितने कुछ यूनिट्स होते हैं, पार्टिकल ऑक्सीजन में पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें कुछ नाम भी उसी तरह से रहेगा, आएगा उसमें ऑक्सीजन का वर्णन होगा ही होगा। चलो वो ढूंढना खुद। पूजा नहीं पता, पूजा को तो मालूम होना चाहिए, तो उम्मीद रखते थे। ये मदनवा कहाँ है भाई? इसको तो लाइव आने में क्या दिक्कत है? और बाकी सबको तो ठीक, अभी एग्जाम है, सभी चीजें अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं सबके। ध्वनि प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रबलता। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रबलता दोनों ही डेसिबल होती है, ठीक है। 70-70 के ऊपर जो रहता है वो प्रदूषण पे चला जाता है। 120 तो बहुत ही ज्यादा, कान फाड़ देगा, दिमाग की नसें ब्लॉक कर देगा, ठीक है। प्रतिध्वनि, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इको। प्रतिध्वनि, हाँ बोलो दीपक, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये कितने मतलब कितनी रहती है ये? जो तुम्हारी बात है वो 30 डेसिबल की होगी, जो हम बोल रहे हैं 40 डेसिबल होगा। मतलब हमारी जो वाणी है वो बहुत तेजी होगी आपकी तुलना पे। तो ये मानकर चलिए
अपन जो वार्तालाप करते हैं वो 30-40 डेसिबल के आसपास रहती है, जो अपन बात करते हैं, ठीक है, वो 30-40-50 इस तरह से डेसिबल पे रहती है, 50 के आसपास मान लो इतने डेसिबल पे रहता है। जो 40-40 रहता है ना, 30-40-50 इतना मान लो कि किसी की तेज आवाज है, किसी की धीमी आवाज है। जैसे गर्ल्स की जनरली आवाज रहती होगी तो 30-35 से मैंने पटा देती होंगे लोग, ठीक है, और अपन लोग की जो आवाज होती होगी वो 40-45-40 तक में चली जाती होगी, ठीक। तो ये जो सामान्य वार्तालाप की रहती है 30-40 डेसिबल रहती है, और शोर हो जाता है 80 डेसिबल, ठीक है। 70 प्लस जो रहेगा ना 70-80 डेसिबल, ये सब शोर में चला जाता है। फिर उसके बाद और बढ़ाओगे तो प्रदूषण हो सकता है। शोर के लिए 70 तक में डेसिबल में जाओगे, शोर मचा रहे हो, ये तो चिल्लाते रहते हैं, शोर मच रहे हो। और जनरली बात करते हैं 40 डेसिबल, 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, इस तरह से करते हैं। समझ गए दीपक? यस सर। हमारे इधर तो शोर ही हो रहा होगा हमारी आवाज से, ठीक है। चलो, तो प्रतिध्वनि या इको की बात करें, प्रतिध्वनि अपन नहीं जाते चिल्लाते हैं ये वो चिल्लाए कभी? कहाँ कहाँ तो गए हो जंगल मैदान में, फोटो खिंचाने से फुर्सत मिले तब ना चिल्लाओ। कभी चिल्लाए भी हो वहां जाके? लोग डांस तो कर नहीं पाते हैं खोल के, ठीक है, तो चिल्लाएंगे कैसे? चलो यहाँ देखो, तो अभी आते हैं बात पर, चीजों पर चलते। प्रतिध्वनि की बात हो रही, इको की बात हो रही है। तो प्रतिध्वनि मतलब कई बार नहीं चिल्लाते, रेशमा ये वो, है ना। चलो, सब अपना अपना चिल्लाना होगा। तुम क्या चिल्लाई थी मोनू? चिल्लाई थी कुछ कि नहीं? क्या चिल्लाओगे वीर जी? क्या चिल्लाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए? ऐसा कौन सा नाम लेना चाहिए जो बहुत जल्दी प्रतिध्वनि पर आएगा? ऐसा कोई वोकैब है क्या? हमने भंवरताल में सुने थे, इस पिल्लर में आवाज दोगे उस पिल्लर में आवाज सुनाई देती है, प्रैक्टिकली भी करके देख रहे थे। हाँ सर, वो क्या 17 सेंटीमीटर वाला। अच्छा 17 से, हाँ हाँ, वो पिल्लर वाला तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मतलब भंवरताल गार्डन में कहा जाता है कि इस वाले हाँ पिल्लर में सर, जाके बोलोगे उस वाले पिल्लर में सुनाई देगा। मतलब हमको देखना था, किए नहीं। चलो, तो वो पिल्लर कहाँ बना है भंवरताल गार्डन में? हम देखते हर बार, दिखते ही नहीं है। तुम लोग को कहाँ पता रहेगा? तुम गए हो वीर जी कि नहीं गए हो? दीपक तुम लोग? सर एक टाइम मैं रोज ही जाता था वहां। एक समय था जब मेरा रोज ही जाता था, एक दिन मैं पकड़ा गया, उस दिन से मैंने जाना छोड़ दिया। ये भी पकड़े गलत नहीं है। गए, यहीं रांची में बैठने लगे ना। रांची, अच्छा लोग रांची में बैठने लगे, ठीक ठीक। तो ऐसी काहे वो करना कि तुम यहाँ वहां जाओ, ठीक है। तो इको की बात करें, प्रतिध्वनि बिल्कुल सही बोलिए, 17 मीटर, अप्रोक्स में 17 मीटर। अगर आपको इको की जरूरत होगी, जैसे यहाँ पर ना, यहाँ पर इको नहीं मिल रहा है, मिला क्या? नहीं मिला। तो एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं तो खाली कमरे में उसमें आवाज गूंजती बस है, ऐसा नहीं गूंजना और रिवर्स आना कि चिल्लाए और वही नाम बार बार आए। ऐसा मतलब हमारा पचमढ़ी में हुआ था, वहां पर भी कोई हो तभी ना चिल्लाए भाई। अब बात दीदी का नाम लेखा बाजू में, ठीक है। तो वहां पर तो क्या रहेगा, जब नाम लोगे ना अच्छी तरह से तो नाम आएगा, बढ़िया मस्त आएगा। तो प्रतिध्वनि की जब बात आती रही तो प्रतिध्वनि पे समझना है, तो लिख लीजिए 16.5 मीटर या 17 मीटर, जो भी ऑप्शन में हो। कम से कम अगर आपको प्रतिध्वनि चाहिए, अगर आप चिल्ला रहे हो, ठीक है, आपने अपना नाम चिल्लाया मान लीजिए, ठीक है, और किसी का भी नाम चिल्लाया, तो वो कम से कम 17 मीटर की रेंज होनी चाहिए, तभी वहां से साउंड दोबारा आपके कानों में आकर सुनाई देगा। और सुनाई देने का जो समय है वो कब तक होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का, 0.01 सेकेंड के अंदर, 0.01 सेकेंड के अंदर आपको प्रतिध्वनि 0.01 की। आपके साथ गए थे वो, जब सुने थे ये आवाज भंवरताल गार्डन में। हमारे हमारे हाँ। साथ गई थी तब सुनी? हाँ, नहीं, नीलेश सर बोल रहे थे कि आपके साथ गए थे ना, तब आपने और सर ने सुने थे आवाज वाली। ये वाली नहीं, ये प्रतिध्वनि नहीं होगी, वो पिल्लर वाली आवाज थी, समझ रहे हो? उसमें प्रतिध्वनि नहीं आएगी, मतलब हम बोल, भंवरताल गार्डन वाली। हाँ पिल्लर वाली हम लोग प्रैक्टिकली करके देख रहे थे, ऐसा फील हुआ कि हाँ सुनाई दिया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ परफेक्ट सुनाई दे रहा है, ठीक है। अभी फिर जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रतिध्वनि इको की अगर आपको आवाज सुनना है तो मिनिमम आपकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए, वो मतलब जो डिस्टेंस होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेट अगर ये है तो ज्यादा चलेगा। पास के पत्थर कहीं पे भी जाएगा, 17 मीटर की जो रेंज होगी वहां से टकरा करके आपको आवाज सुनाई देगी, और आवाज सुनाई देने का जो समय है 0.1 सेकेंड के अंदर, 0.1 सेकेंड। जैसे आप चिल्लाओगे ना आवाज गूंजेगी, तो 0.1 सेकेंड के अंदर जाए और टकरा जाए 17 मीटर की कोई भी चट्टानों से, तो वहां पर फिर आवाज रिवर्स होती है, मतलब सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि आपको पेपर में जो आएगी वो बात पे चलते हैं, प्रैक्टिकली बाद में कर लेना। पूछा जाएगा इको कितने मीटर के अंतराल पर सुनाई देता है, कितने मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए वस्तु और जो भी आवाज लगा उसको क्या बोलेगा? ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। आवाज बाजने वाले को क्या बोलेगा? कर्ता, क्या बोलेगा भाई? वक्ता, वक्ता मतलब तो बोलने वाला होता है। चलो जो भी होगा जाने दो। स्त्रोत, सुनने वाला, सुनने वाला लिसनर। तो पत्थर है ना। अपन लोग तो बोलेंगे, चिल्लाएंगे,
अच्छा अपन लोग को क्या बोलेंगे? बोलने वाला। सर सुनने हाँ, वाला बोलने वाला। श्रोता होता है, बोलने वाला वक्ता होता है। हाँ तो वक्ता ही होगा, अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो वक्ता बोलेगा और फिर वो पत्थर सुनेगा, फिर प्रतिध्वनि देगा। ठीक है, कोई नहीं। तो 17 मीटर अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट सर फैक्ट आप ये है। ऐसा बोल सकते हैं ना, परावर्तक सतह है, क्योंकि उससे परावर्तक होके वापस आएगी ना। हाँ वही वही चीज है भाई, उसको प्रतिध्वनि बोल देते हैं कि ध्वनि अपन ने बोले फिर अपन को रिटर्न होकर आई तो वो प्रतिध्वनि। तो परावर्तन की ध्वनि परावर्तन के लिए आपको प्रतिध्वनि के लिए क्या चाहिए? 17 मीटर की रेंज चाहिए। 0.1 सेकंड के अंतराल में वो बातें आपके पास आ जानी चाहिए, तब आपका वास्तविक ध्वनि जैसे आपने बोले हो 0.1 सेकंड के अंतर अंतर आपको सुनाई दे देगी। फिर बोलता है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर तो आप जानते हो ना भाई, एटमोस्फेयर क्या होगा? 1 एटीएम इज इक्वल टू व्हाट? ये एटीएम एटीएम बड़ा आता है, तो एटीएम का मतलब कुछ और मत समझ लेना, क्या होगा? 1 एटमोस्फेयर। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, किससे याद है? ये वायुमंडलीय दाब के लिए जनरली यूज होती है। जो यूनिट्स ये सब यूज होती है ना, ये वायुमंडलीय दाब, इसका मतलब लिख लीजिएगा एटमोस्फेयर। ठीक है, पूरा नंबर लिख लीजिएगा एटमोस्फेयर। 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू, ये कहां यूज होता है? वायुमंडलीय दाब को यूज करते हैं। अच्छा, वायुमंडलीय दाब किससे यूज करते हैं अगर पूछ ले पेपर में तो क्या बोलोगे? वायुमंडलीय दाब किससे यूज करते हैं या किससे मापते सर हैं? बार बार से। और कौन सा? मीटर। तो वायुमंडलीय दाब किसमें नापा जाता है? तो बार में। और अगर मीटर पूछ ले कि कौन से मीटर से, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? अगर मीटर आपसे पूछ रहे तो क्या बोलोगे? नहीं पता? लिख तो दिए। बैरोमीटर। चलो अच्छा बोला, हाँ कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बोल देता हूँ। ठीक है, वायुमंडलीय दाब यूनिट पूछेगा कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को किसमें मापा जाता है? तो बार में मापा जाता है। कौन से मीटर से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद सर वायुमंडलीय दाब में होता क्या? 1 एटीएम इज इक्वल टू व्हाट? तो याद रखिएगा, मतलब आप तो क्या 10⁵ बार याद रख सकते हो अगर बोलेगा 1 बार याद रख सकते हो, वरना अगर आप चाहो तो ये मतलब रेलवे में दिया था इसलिए हम लिख दे रहे हैं, वरना जनरली आपका 10.5 रहता है। अब रेलवे में 1.01 इंटू 10⁵ दिया था तो हमने वही लिख दिया। हो रहा है बात क्लियर कि नहीं? पास्कल। ठीक, ओहो सॉरी सॉरी, पास्कल। अभी सर तो ये 1 पास्कल। बैरोमीटर जो लिखा है आपने, वो तो आविष्कारक का नाम है ना शायद, ये बैरोमीटर। नहीं नहीं, उनका नाम भी ऐसा टोरिसेली है। आविष्कारक का नाम है टोरिसेली। नहीं करवाए थे ट्रिक से याद? बोरो बोरी, हाँ, तो यही तो बोरी से था बनेगी बोरिसेली, ऐसे ही कुछ नाम था। टोरी सेली, टोरी सेली। बोरी से बनेगी डोरी, डोरी मतलब टोरी। ठीक है, ऐसे तो बताए थे। बैरो बोरा ओरा बन रहे हैं तो डोरी से बनेगा, डोरी टोरी ऐसे करके। तो इसका नाम ही था टोली सोली कर, हम भूल गए नाम, अभी क्या बताए थे? टोरी सोली ना, टोरी सेली, टोरी सोली करके कुछ नाम है। बैरोमीटर के जो आविष्कारक उनका नाम टोरो सोली करके नाम है। ठीक है, तो 1 एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाएगा? बार में। अगर पूछ लिया जाएगा इसका मीटर कौन सा होता है, तो बैरोमीटर होता है। ऊंचाई नापने के लिए, अत्यधिक ऊंचाई मतलब वायुयान कितने ऊंचा ऊंचा उछ रहा है, उसके लिए क्या नापते हैं भाई बताओ? मैं वो मैक करके कुछ सर। ओहो, वो तो वायु मैक्स मैक, वो तो स्पीड नापते हैं। मैक एक में तो स्पीड नापते हैं, हम पूछ रहे हैं ऊंचाई। ऊंचाई नापना है आपको, वो तो स्पीड के लिए था। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर सही बोल रहा है क्या कि नहीं सर, गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा था। सही भी हो सकता है, उसमें कौन सा भाई? बताओ जरा। वायुयान की जो जाते हैं ऊंचाई ऊंचाई नापते हैं, अल्टीमीटर सही है। उसके बाद परम ताप मापने के लिए, परम ताप बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए किसका यूज करते हैं? बताओ जल्दी से। उच्च ताप मापी के लिए अगर हाई टेम्परेचर मेजर करना रहेगा तो क्या यूज करते हैं? पास्कल लिख लेना। सर उसको हिंदी में वन, तो उच्च तापमापी ही बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा याद नहीं आ रहा है मुझे। उसको उच्च ताप मापी नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो, तो लिखा है कि उच्च ताप मापी के लिए किसका यूज करेंगे? पायरोमीटर। इसी का यूज पक्का ना?
उच्च तापमापी के लिए पाइरोमीटर का यूज किया जाएगा। उसके बाद होता है निम्न तापमापी के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो क्रायोनिक। पूछा जाता है कि निम्न तापमापी जो इंजन होते हैं उस इंजनों को क्या कहते हैं, जो नॉर्मल लो टेम्परेचर पे भी चलते हैं जो इंजन, उनको क्या कहते हैं, क्रायोनिक इंजन। जो जेट यान होता है क्योंकि ऊपर जाता है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जब एकदम अंतरिक्ष पे जाता है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहां पर, तो वहां उस टेम्परेचर पे भी इंजन चलते रहे, बर्न हो उसके अंदर के भाई। मोहल्ले की मतलब मोहल्ले क्या, घर की गाड़ियों पे जब किक मारते रहते ठंडी में तो चालू ही नहीं होती है। सोच लो, मतलब अपने इधर की ठंडी में जब चालू नहीं होती है, जो भी टेम्परेचर काफी रहता है, तो ऊपर वायुमंडल में उतने कम टेम्परेचर पर जहां पर नेगेटिव पे चीजें चल जाती होगी, तो क्रायोनिक इंजन नेगेटिव 40-40 डिग्री तक चालू रहते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि निम्न तापमान पर प्रयोग किए जाने वाले इंजन को क्या कहा जाएगा, तो क्रायोनिक इंजन। तो कल को अगर ये बोलते निम्न ताप के लिए ऐसा कुछ, तो क्रायोनिक से याद रखना, ठीक है। लो टेम्परेचर का रिलेशन क्रायोनिक से ज्यादा करना, अगर आपके दिमाग में ना चले तो। बाकी क्रायोनिक इंजन का क्वेश्चन आता है कि लो टेम्परेचर एरिया में कौन से इंजन का यूज किया जाता है, तो क्रायोनिक इंजन। ऐसा नहीं कि अब यहाँ वहां तो जम्मू कश्मीर में भी क्रायोनिक इंजन का यूज करेंगे नहीं। जनरली किसके लिए, सैटेलाइट एटेलाइट और इन सब जेट जो यान होते हैं उन सब के लिए क्रायोनिक इंजन का यूज किया जाता है। वहां पर क्या किया जाएगा फिर सर, वहां की गाड़ियों के लिए अलग बनेगा, तो वहां की गाड़ियों में जो फ्यूल होता है उसमें ऐसा कुछ लुब्रिकेंट बना देंगे, ठीक है। उसी में इस तरह की चीजें डाल दी जाएगी, ठीक है, बहुत सारे केमिकल चीजें आएंगी, उनको उसमें डाल दिया जाएगा ताकि वो बहुत जल्दी बर्न हो पाए, समझ पा रहे हो, ताकि फर्स्ट बर्न हो जल्दी से। तो उस तरह की उसमें चीजें की जाती है। कुछ पेट्रोल में मिला दिया जाएगा जिससे वो बहुत जल्दी बर्न हो, वहां पे लो टेम्परेचर वाले प्लेस नहीं है कि जल्दी वो ना हो, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहां पर अलग अलग केमिकल चीजें यूज की जाती हैं। अभी आते हैं वन डायोप्टर को तो बता ही दिए, 1 मीटर माइक्रोन का भी करा दिए। प्रतिदीप्ति का मतलब क्या है, ज्योति फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या हो बताओ जल्दी से, ज्योति तीव्रता का सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इंग्लिश कैंडेला। में, कैंडला है। इसमें लक्स मीटर क्यों दे रहा है, लक्स मीटर किसका है भाई, प्रतिदीप्ति, प्रदीप्ति, लक्स मीटर याद तो आ रहा है हमको बट समझ में नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। बाकी सब आपका नॉर्मल है, सभी चीजें बनने वाली चीजें हैं। 1 जूल बताइए, 1 जूल। प्रदीप्ति का देख लेना, प्रदीप्ति इसको कहते क्या है, इसका दे रहा है लक्स मीटर। प्रदीप्ति का देख लीजिएगा, लक्स मीटर दे रहा है, ठीक है। प्रदीप्ति का दे रहा है लक्स मीटर, तो याद रखिएगा लक्स मीटर। 1 जूल, आपको पता है जूल किसकी यूनिट है, जल्दी से इसके बाद क्या बोल रही हो, प्रदीप्ति बोल रही हो, हाँ। वही बोल रहे थे कि इसका देख लेना इंग्लिश वोकैब इसका क्या होगा, हमको खुद नहीं दिमाग में चढ़ रहा है अभी कि प्रदीप्ति मतलब क्या होता है भाई। प्रदीप्ति चमक अमक से रिलेटेड होना चाहिए, तो लक्स मीटर उसका, ठीक है। प्रदीप्ति देखना पड़ेगा इंग्लिश वोकैब इसका क्या है। 1 जूल, जूल का बताइए जरा, प्रदीप्ति का इसलिए बोलिए याद ही रखना है। तो 1 जूल का बताइए, जूल में क्या होना चाहिए, जूल किसकी यूनिट है, यूनिट लिखा है तो यहाँ भी जो चीज हो वो यूनिट में होनी चाहिए। वो 1 जूल लिखा है, जूल यूनिट है। अर्ग अर्ग मत बोल देना, वो वाला तो याद ही रहेगा। 1 जूल में कितने अर्ग, वो है यूनिट नहीं, वो वैल्यू है। 1 जूल में कितनी वैल्यू होती है अर्ग के फॉर्म पर, 10⁻7 अर्ग जी 1 जूल में 10। लेकिन हमने यहाँ पर यूनिट लिखे, ऐसा यूनिट, तो यहाँ पर जो चीज लिखोगे वो भी ऐसा यूनिट में लिखो, जल्दी से बता दो। जूल किसकी ऐसा यूनिट है, बोलो जल्दी से। सर जूल जो ऐसा यूनिट है वो कार्य, और कार्य बराबर में क्या होता है, ऐसे जब क्वेश्चन दे देगा क्या करेगा भाई, हालांकि ऑप्शन देखकर कर लोगे। कार्य बराबर में बल गुणित विस्थापन सर, और बल की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन ऑप्शन में दिया है, इंटू विस्थापन की यूनिट होती है मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये ऑप्शन में दिया था, टिक कर लोगे कि नहीं। मतलब सर ऑप्शन देख के भी बनेगा कई चीजें, अब एकदम से कैसे दिमाग में आएगी क्या पूछना चाहता है सामने वाला। फिर भी 1-2 क्वेश्चन कर चुके हो तो आ जाना चाहिए दिमाग में। जूल जो यूनिट होती है वो कार्य की, कार्य बराबर में होता है बल गुणित विस्थापन, तो बल की यूनिट न्यूटन, विस्थापन की यूनिट मीटर, इस तरह के भी ऑप्शन देख जाते हैं। अब पहली बार करोगे कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, समझ गए ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी आज पूरी यूनिट्स कंप्लीट हो गई है, वो किलोवाट प्रति घंटा वो सब गुणा करके देख लेना है ना। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है बोलो, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है बोलो जल्दी से। 0.6 × 10⁻6 जूल।
ये दिया था, उसके बाद जो जो यूनिट हमने कल लिखा है, परसों बताया है, वो सब याद रखना। आज आपका यूनिट चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। कल हम देखेंगे कोई केमिस्ट्री का टॉपिक ले आएंगे, कुछ भी मतलब नया लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट में चलाते जाएंगे। चलो बढ़िया से पढ़ाई भी करो। 5 दिन में 100 इकाई की खपत, 5 दिन में 100 यूनिट खपत कर दिया आपने। 5 दिन में 100 यूनिट, 5 दिन में 100 यूनिट की खपत हुई है, कि खपत या कंजप्शन हुआ है। तो बताओ कितने जूल, कितने ऊर्जा बताओ। 5 दिन में 100 यूनिट की खपत हुई है, कितना वो होगा? ओके जाइए भगत सिंह की दीवानी जी बोले हम जा रहे हैं सर जी, पढ़ाई करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, कोई नहीं। ओके, 1 नंबर। हम आपसे पूछ रहे हैं कि खपत ऊर्जा बताओ, तो याद रखिए ऊर्जा पूछ रहा, ऊर्जा जूल में, यूनिट नहीं पूछ रहा। कभी भी अगर आपको यूनिट निकालना हो तब वो 1,000 का जो सिस्टम सिखाए तब करना, मनुआ हर जगह डाल देती है। यूनिट की कभी बात पूछेगा ना कि 1 यूनिट में कितना, तब हमने बताया कि ऊपर रखना, जो भी दे देगा, जितना भी देगा सब ऊपर रखना, नीचे 1,000 का डिवाइड कर देना। वो कब के लिए, जिनको चीजें नहीं ज्यादा समझ में आती उनको हम ऐसे ही समझा देते हैं कि भाई 1 यूनिट बराबर में क्या, आपको ऊपर जितने भी बल्ब दिया है, जितने भी दिन बता रहा है, जितने भी घंटे बता रहा है, वो सब ऊपर रख देना, नीचे डिवाइडेड बाय 1000 बोलेगा। जैसे मान लीजिए वो रूम हीटर है 800 वाट का, 800 वाट का रूम हीटर अगर डेली 5 घंटे चलता है, 800 वाट का रूम हीटर 5 घंटे चलता है, महीने में 30 दिन होते हैं, दिन में से हम मान लीजिए 25 दिन चलाते हैं, इतने दिन चलाते हैं, तो कितने यूनिट बिजली आ जाएगी? केवल एक रूम हीटर, ये रूम हीटर 800 वाट का, केवल एक रूम हीटर की बात हो रही है। एक रूम हीटर 800 वाट का है, 5 घंटे डेली चलता है, 30 दिन में से मान लेते हैं 25 दिन चलाते हैं, ठीक है। तो बताइए कितनी यूनिट आ जाएगी बिजली? तब 1,000 का, जो ऊपर दिया रहेगा सब ऊपर, नीचे गुणा भाग करो, 00 से 00, 5 का पहाड़ा 5 बार में, 2 बार में, 2 से काट दिए 4, 5 25 और 4, ओ 100 यूनिट इसी का हो गया क्या? कैसे हो गया? बाप रे बाप, भाई बिल ज्यादा आया था पिछले महीने। सही है क्या? कुछ गलत तो नहीं किया? देख लो आप, समझ में आया बिल क्यों आया था ज्यादा। तो 800 वाट के बल्ब आपका वो है, आप प्रतिदिन 5 घंटे चला रहे हो, 25 दिन, टोटल 25 दिन अगर आपने कंटिन्यू चलाया है, तो 1,000 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दिए, तो इसका मतलब 100 यूनिट आपकी बिल आएगा। अरे बड़ा डेंजर आ रहा है भाई, आ रहा है तो आ रहा है, क्या बोले? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? इसकी मैथ्स, ओके, साइंस वाली मैथ्स मेरे को भी नहीं समझ आती, तो कोई नहीं, समझना पड़ता है, एकदम से ऐसा थोड़ी ना होता है। 1 यूनिट हमने बताया था, जो भी चीजें अगर आपको ना बोले, जितने भी वस्तु दे दे कि इतने बल्ब इतने दिन इतने घंटे काम करे, तो कैसे क्या, फटाफट काटना, 00 से 00 काट दिए, और फिर इससे काट दिए, 5 के पहाड़े से 5 बार में, 2 बार में, 2 से इसको काटे 4 बार में, 5 25 और 4 100, तो 100 यूनिट आपका बिल आ जाएगा। बड़ा घातक बिल आ गया है, हमको विश्वास नहीं हो रहा इतना कैसे ज्यादा आ सकता है। ठीक है भाई, आया है तो आया है, और फॉर्मूला है लगाओगे तो आएगा उत्तर, उसमें क्या है। 25 दिन यूनिट चलाया, 5 घंटे नहीं चलाते होगे, 1 आध घंटे चलाते होगे, ठीक है। ओके, तो 1 यूनिट की जब बात की जाएगी, तो 1 यूनिट बराबर में कितना होगा, समझ रहे हो? 1 यूनिट बराबर में क्या होगा? जो भी ऊपर रहेगा वो। और याद रखिए, जो 1 यूनिट होता है ना, जो 1 यूनिट होता है, वही बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के, वही होता है 1 किलोवाट घंटा के। जो 1 यूनिट होता है वही होता है 1 किलोवाट घंटा। समझ पा रहे हो? 1 यूनिट है 1 किलोवाट घंटा होता है। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर सर गुमराह होने की बात ही नहीं थी, 5 दिन अपने कोई काम का ही नहीं था, साफ साफ तो दिया था 100 यूनिट बिजली लग गई है। गुमराह, कंफ्यूज, देख रहे हो? यही क्वेश्चन दे दे रहा है, कंफ्यूजन हो जा रही है पैदा, कैसे काम करोगे? 5 दिन में 100 यूनिट ऊर्जा की खपत, मतलब 100 यूनिट की खपत की, ऊर्जा बताओ कितनी हुई, जूल बताओ कितने जूल खर्चा किए हो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये याद रखो कि यूनिट निकालते कैसे हैं। अगर कल को क्वेश्चन दे दे वैसा, तो कि 8 बल्ब 500 वाट के 5 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन चलाते हैं, तो बताइए कितने यूनिट बिजली आएगी। जो चीज देगा, जमाने की चीज ऊपर गुणा कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिएगा, आपकी यूनिट आ जाएगी कि इतने यूनिट बिजली जलेगी।
वो यूनिट है। और यूनिट को अगर आपको जूल में कभी चेंज करना हो तो याद रखिए 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि 1 किलोवाट घंटे की जो जूल में अगर बात की जाएगी तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अगर आप इसे जूल में बात करना चाहते हैं तो 1 यूनिट में इतने जूल होता है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद है। तो आप बताइए जब 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है तो 100 यूनिट में कितना होगा, बोलिए ना जल्दी से, बोलिए। लग जाएगी अब तो बता 3.6 इंटू 10⁸ 3.6 इंटू 10⁸ जूल ये हो जाएगा। या फिर सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात। ये 5 दिन में गुमराह मत होइएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी यूनिट दिया है। अगर यूनिट नहीं दिया होता तो आप पहले यूनिट निकालते, यूनिट के बाद जूल में बताते। बातें क्लियर है? बोलो मोनू, दीपक, वीर जी, पूजा, सुप्रिया कहाँ पर यस आ सर। करके बताओ ना। क्या बोल रही हो मोनू? सॉल्व कैसे करते हैं? जो अभी पूजा ने सॉल्व करके आंसर बताई है वो कैसे सॉल्व करते हैं? 10⁻1 कैसे आ रहे हैं? कुछ नहीं, देखो ना, 1 यूनिट का हमने क्या बोले, 1 यूनिट जो होती है वो क्या होती है, 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। अगर आपको 1 यूनिट बोलना है तो आप बोल सकते हैं 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, या फिर 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट, या 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा। ये बात याद रखो, ठीक है। यूनिट कैसे निकालते हैं वो बात तो अलग है, यूनिट कैसे निकालते हैं वो तो बात ही अलग है। हम ये बोल रहे हैं 1 यूनिट जो है वो कितने किलोवाट घंटा है। तो हाँ बोलो ये मोनू। जो 100 यूनिट आपने इसमें दी है ना, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरा तो 360 आ गया। 36 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 360 बस आया है। हाँ, तो किसके उसके हाँ तो ठीक किस है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप बताओ ना। ये बोल रही हो तो बिल्कुल सही आया। इसमें कौन सा इशू है भाई, इसको लिखने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं। तुमने इसमें गुणा करी हो तो आया 360 इंटू 10⁶, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी सही है तुम्हारा उत्तर, ये भी तुम्हारा उत्तर सही है। 8 कैसे हो गई ऊपर में पावर में 8 कैसे हो गई 10⁻1? अब उसने तो कुछ चेंज नहीं करी ना, उसने 3.6 को वही का वही रखी। अब 100 का गुणा करना है तो 100 का गुणा करना है तो इसी में 2 बढ़ा दी, 2 जीरो, समझे बोलो कि नहीं भाई। 3.6 को उसने वैसे का वैसे ही छोड़ दी है, उसके साथ कुछ नहीं करी। अब 10 में जब 100 का गुणा करना है मतलब 10⁻2 का गुणा करना है, तो ये 10⁶ और 10⁻2 तो जोड़ के 10⁸8 नहीं हो जाएगी? बोलो मनु, हाँ या ना? हाँ सर आ गया। पक्का ना? हाँ हाँ अब आ गया। ठीक है, चलो बन जाना चाहिए। मिटा दें चीजों को, बिल्कुल मिटा देते हैं। अच्छे से समझो, पढ़ो और रिवीजन करो। आज यूनिट का चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल से कुछ नया टॉपिक करवाएंगे, जो रेलवे के ही क्वेश्चन आए हुए हैं वो बताएंगे, जिससे आपको सारी चीजें रहेंगी। बायो, केमिस्ट्री कुछ भी उठा सकते हैं फिर, लेकिन कंप्लीट ही करा देंगे जो भी उठाएंगे। जैसे यूनिट जितना भी उठाए थे रेलवे में, जितने क्वेश्चन यूनिट के आए थे वो कंप्लीट है। यूनिट के क्वेश्चन जितने आए थे रेलवे में सब कंप्लीट है, ठीक है। और कभी लूसेंट से कुछ देखेंगे, कुछ नया आया रहेगा। लॉर्ड गवर्नर वायसराय संडे वाली क्लास में करवा देंगे, जब सबको पहले से अनाउंस कर देंगे कि हाँ भाई, क्योंकि अब करवाएंगे तो बढ़िया है ना। तो लॉर्ड गवर्नर वायसराय, हालांकि कोडिंग तो एक बार बोल चुके हैं, क्या है पूजा बोलो जरा कोडिंग, मेरे को याद नहीं है। कोडिंग बोले एक बार, सुनी थी? गुड़ खा तसले में वाली। गोरखा तसले में तो वो तो किसी और की है ना। पता नहीं और मैं सर, ये भूल गया। लॉर्ड ऑफ गवर्नर मैंने बहुत पहले कोडिंग लिखी थी, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते, ये इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ये एक तो अंग्रेज ऊपर से, मतलब क्या बोलूं, एक तो हिस्ट्री ऊपर से ये अंग्रेज और ऐसे ऐसे कर्म इनके काम है, मेरे को अच्छे नहीं लगता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन अच्छा लगाएंगे। और कभी काम में नहीं आया ना, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, ऐसा कभी एग्जाम में नहीं आया, बिल्कुल सही है। तो अपन उन पे भी बातें करेंगे कि मान लो अगर एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सीक्वेंस से आ जाता है, उनके काम आ जाते हैं, उनके नाम से, उनके नाम को आप इस तरह से बिगाड़ दीजिएगा और इस तरह से अपने काम की चीज अपन निकाल लेंगे कि बस देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो अपन अपने काम की चीज उस पर से निकालेंगे, गवर्नर वायसराय से, क्योंकि कई बार उसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि विलियम बेंटिंग ने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया। जिनने पहले कभी पढ़ा है तो काम की चीज उनको याद ही रहती है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा फंस जाते हैं। और अभी आपके समय पे साफ साफ लिखा है कि एसएसटी से क्वेश्चन आएंगे। एसएसटी इट मींस भूगोल, इतिहास, ठीक है, भूगोल से आ सकते हैं क्वेश्चन, इतिहास से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अभी रिसेंटली आपकी नजरों के सामने एग्जाम है उसमें एसएसटी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब भूगोल है। केमिस्ट्री मतलब भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, समझ पा,
सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बढ़िया से पढ़ना, पॉलिटी ऑलिटी भी पढ़ लेना है, इतिहास मतलब लूसेंट ना एक बार रिवीजन करो, काफी नॉलेज मिलेगा, फटाफट फटाफट पढ़ लो, और इतने थोड़ी ना बोर रहेगा। बोलो पूछो जी, सर कुछ बोलो ना। 9th 10th लेवल का एग्जाम है, तो ऐसा तो नहीं 9th 10th की सोशल साइंस दे देगी और अपन इतना हाई लेवल का पढ़ रहे हैं। नहीं, जो अपन पढ़ रहे हैं वो 9th 10th की ही होती है, जो अपन चीजें पढ़ रहे हैं ना वो 9th 10th की है। अपनी अपनी वाले एमपी बोर्ड में हो अथवा ना हो, लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक कभी उठाएंगे तो उसमें आप खुद देखेंगे कि 9th 10th की जो चीजें होती है वो अपन कहाँ ज्यादा पढ़े। हाँ, कई बार कभी बीच बीच में कर लेते हैं, तो अपन औरों को भी देख के करते हैं ना, बस उसी को देख के थोड़ी ना करते हैं कि उसी को देख के करते हैं। बट ये याद रखिए कि आनी सरल चीज, डीएफसीसीएल के लोग कितनी मेहनत करते हैं, आया तो पेपर इजी ना, मैथ्स ऐसी दे दिया वो दे दे, तो कुछ भी चीजें आ सकती है। अपन को अच्छे लेवल से लेकर तैयारी करनी है, निम्न भी आ जाएगा तो अपन से बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है। बस गलती जीरो कर देना, ऐसा नहीं कि कठिन कठिन चीजें सीखते हैं, कई बार सरल से पूछ लेता है और उसी में गलती करके आ जाता है, एकदम इजी चीज में गलती करके आ जाते हो। भाई इसी दिन के लिए थोड़ी ना इतनी मेहनत कर रहे हो, आप कॉम्प्लिकेट चीजों को इसलिए सीख रहे हो कि अगर मान लो कॉम्प्लिकेट चीज आ जाए तो भी बन जाए, इजी चीज आ जाए तो भी बन जाए, अपनी मिस्टेक को जीरो कर देना है। सरल सरल चीजें भाई, बहुत इजी चीजें भी पूछी जा सकती है। 2-4 क्वेश्चन तो पूछेगा ही थोड़ा सा अपने, उसके लिए 2-4 क्वेश्चन ही होने, तो अपन को कोशिश करना है कि वो क्वेश्चनों को अपन कवर कर पाए, ठीक है। और पेपर में ये लाइट ज्यादा लगता चमकती है, लाइट आंख में, ठीक। चलो ठीक है, तो बाकी अच्छे से तैयारी करो, लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट इनफ है, लूसेंट से ज्यादा का आपको बाद में तैयारी करना, पहले तो आपको एटलीस्ट लूसेंट की जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट उतना तो पढ़ ही लो, ठीक है। फिर चलें, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।